हेलो एवरीवन, वन सेकंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रीविजन 2.0। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है बीड, खरपतवार। खरपतवार से तात्पर्य क्या है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से खरपतवार हैं, क्या उसके कैरेक्टर हैं, इन सब के बारे में जानकारी जानेंगे और कैसे मैनेजमेंट करेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। जानते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फसल में मुख्यतः नुकसान जो है बैक्टीरिया, निमेटोड, एल्गी, वायरस, फंजाई आदि के द्वारा ही होती है, लेकिन उनमें से हटके एक अदर कंपोनेंट या एक अदर फैक्टर भी है जिसका नाम है बीड। बीड भी फसलों में बहुत अधिक नुकसान करता है, प्रोडक्शन को प्रभावित करता है और खरपतवार ये जो है फसलों को उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि बीड क्या है और बीड शब्द किसने दिया, यानी खरपतवार शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया, और बीड साइंस यानी फादर ऑफ बीड साइंस कौन है, और बीड्स से कितने प्रतिशत जो है फसल का नुकसान होता है, प्रोडक्शन प्रभावित होती है, उस सब के बारे में जानते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं। बीड सर्वप्रथम यूज किया था जेथ्रो टूल ने। जेथ्रो टूल सर्वप्रथम बीड शब्द यानी खरपतवार शब्द को प्रयोग किया। और नेक्स्ट है बीड साइंस, यानी फादर ऑफ बीड साइंस किसे कहा जाता है, तो वो भी है जेथ्रो टूल, यानी खरपतवार विज्ञान के पिता जो हैं वो है जेथ्रो टूल। तो ये तो बात हो गया टर्म किसने दिया और बीड साइंस कौन है, तो इन सब के बारे में बात हो गई। अब हम जानेंगे कि डिफिनीशन ऑफ बीड्स, खरपतवार की परिभाषा, यानी खरपतवार किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जानेंगे वो लिखा है यहाँ पर डिफिनीशन, दोज अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन क्रॉप फील्ड विदाउट सोइंग, यानी वह अवांछनीय पौधे जो फसल प्रक्षेत्र में बिना बोए ही उगाते हैं और फसलों के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो ये तो हो गया डिफिनीशन खरपतवार की। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टर्स यानी फीचर कौन कौन से हैं खरपतवार के, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। टॉलरेंट इन एडवर्स कंडीशन, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी ये टॉलरेंट रहेंगे और बने रहेंगे अपने लाइफ साइकिल और जितने भी प्रोडक्शन प्रक्रिया है सब में। नेक्स्ट है हाई सीड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी इनमें फसल की अपेक्षा बहुत अत्यधिक मात्रा में सीड यानी बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है और ये एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हुए बहुत अधिक संख्या में, यानी काउंटिंग के हिसाब से बताए तो हर पर पौधे के हिसाब से वो डिपेंड करता है खरपतवार पर, सीड वाइज जो है प्रोडक्शन अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है अर्ली सीड प्रोडक्शन बिफोर मेन क्रॉप, यानी जो मुख्य फसल है उसके पहले ही ये सीड का प्रोडक्शन यानी बीज का उत्पादन कर देंगे। मेन फसल हार्वेस्टिंग करने से पहले ही सीड प्रोडक्शन कर देते हैं ताकि जो भी सीड इसके हैं वो जमीन पर गिर जाए और नेक्स्ट सीजन जब आए तो ये पुनः जर्मिनेट होकर फसल के साथ उगाएं। नेक्स्ट है सीड रिमेन वाइबल फॉर मेनी ईयर्स, यानी सीड में जो वाइबिलिटी होती है, जनन क्षमता कहते हैं या जीवन क्षमता, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक पाई जाती है और ये एक अधिक समय तक रेस्टिंग पीरियड में भी पड़े रहते हैं। जब इन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, क्लाइमेट मिलती है, तो ये जर्मिनेट होते हैं और फसल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कम्पीट विद कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी जो भी हम सब कृषित फसलें हैं उनके साथ कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन से तात्पर्य है कि जैसे ही हम सब कोई मेन फसल स्वयं किए हैं तो उस फसल में जैसे चाहे पानी हो चाहे फर्टिलाइजर हो, कोई भी अगर बायो फर्टिलाइजर हो अप्लाई करते हैं तो वो फसलों से ज़्यादा अपेक्षा में स्वयं ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हो गया कम्पीट करते हैं यानी कंपटीशन करते हैं। नेक्स्ट है बीड सीड्स हैव लॉन्गर डॉर्मेंसी, यानी जो बीड सीड हैं यानी खरपतवार के जो बीज हैं वो अधिक समय तक डॉर्मेंसी पीरियड में प्रसुप्त अवस्था में रह सकते हैं और जब इन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये पुनः जर्मिनेट करेंगे। तो ये तो हो गए कुछ कैरेक्टर या फीचर ऑफ बीड के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि बीड्स और डिजीज और अन्य जो फैक्टर हैं उनके बारे में कि कितने प्रतिशत फसल को नुकसान करते हैं, कौन कौन से फैक्टर। तो देखते हैं यहाँ पे बीड लगभग फसल को 45% 45% जो है प्रभावित करता है, यानी अगर प्रोडक्शन हो रहा है 1 कुंतल तो अगर बीड हो गए उसमें खरपतवार तो वो 45% तक तो खरपतवार ही प्रभावित कर देंगे, यानी बचे 55 kg यही प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है इंसेक्ट, यानी जो
कीड़े मकोड़े हैं उनसे फसल की प्रभाविता जो है 30% है। नेक्स्ट है डिजीज, यानी जो बीमारियां हो जाती हैं फसल में, उनमें 20% फसल को नुकसान करती हैं और अदर जो पेस्ट वगैरह है वो फसल को 5% प्रभावित करते हैं। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो बीड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा। तो यानी बीड हो गए, इंसेक्ट हो गए, डिजीज हो गई और अदर यानी पेस्ट वगैरह सब हो गए। तो अभी तक हमने जाना कि बीड टर्म किसने दिया, सर्वप्रथम यूज किसने किया, फादर ऑफ बीड साइंस कौन है, टीचर यानी कैरेक्टर ऑफ बीड कौन है, इसके बारे में अभी हम, यानी खरपतवार से कौन से कारण हो सकते हैं, या अगर फसल में खरपतवार उग आए हैं तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी समस्या हो सकती है फसल में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो देखते हैं, पहला है न्यूट्रिएंट लॉसेस। न्यूट्रिएंट लॉसेस से तात्पर्य है कि अगर जितने भी अमाउंट में हम सब फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं फसल के लिए, वो फसल को पूर्ण रूप से ना मिलकर यानी प्राप्त ना हो पाए और उससे उसी मात्रा में जो है खरपतवार भी उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लें, इस परिस्थिति में न्यूट्रिएंट लॉसेस की बात होगी। यानी जो क्वांटिटी दी गई थी फसल को, वो फसल ना एब्जॉर्ब करके उसमें से कुछ से ज़्यादा मात्रा जो है बीड्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिससे फसल की प्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम, समस्या की खरपतवार के द्वारा। दूसरा है वाटर लॉसेस, यानी जितनी क्वांटिटी में, या कहते हैं जितनी सेंटीमीटर में पानी की आवश्यकता है फसल को, अगर उतने सेंटीमीटर हम पानी दे रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ मात्रा जो है खरपतवार अपने स्वयं की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितनी सफिशिएंट वाटर होनी चाहिए थी फसल के लिए, फसल प्रोडक्शन के लिए, उतनी सफिशिएंट वाटर ना हो पाएगी। इस परिस्थिति में दूसरा कारण ये वाटर लॉस है। नेक्स्ट है लाइट्स प्रॉब्लम, यानी लाइट की जो रोशनी है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोशनी से तात्पर्य ऐसा है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही अपने फ्रूट्स का निर्माण करते हैं, और अगर खरपतवार जो है मेन फसल से हाइट में ऊपर हो गए हैं और मेन फसल को कवर कर ले रहे हैं, जिससे सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही फसल की पत्तियों तक, ऐसे में वो पत्ती यानी पूरा क्रॉप्स जो है पीलापन लिए पत्तियों का और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को ब्रेक कर देगा। ऐसी परिस्थिति में लाइट्स प्रॉब्लम्स हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पेस कंपटीशन, यानी अगर जिस फसल को जितनी रिक्वायर्ड है स्पेस की, जितनी जगह की ज़रूरत है उतनी नहीं मिल रही, क्योंकि उतने में जो स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस में तो खरपतवार भी उगाए हैं। ऐसी परिस्थिति में जगह की भी समस्या, स्पेस कंपटीशन भी होगा। नेक्स्ट है इंसेक्ट एंड डिजीज होस्ट, यानी जितने भी डिजीज होस्ट यानी जितने भी खरपतवार हैं वो पूर्ण रूप से मेन फसल को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, और इनडायरेक्ट में वो होस्ट और डिजीज के लिए, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं और बीमारियों के लिए एक होस्ट परपोषी का निर्माण भी कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर ये बीड्स रहेंगे वहाँ पर इंसेक्ट अपना होस्ट बना लेंगे, डिजीज के जो भी पैथोजेंस हैं वो अपना होस्ट बनाकर वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट है लो क्वालिटी क्रॉप्स, यानी जो फसल की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाएगी, और प्रभावित होने का मुख्य कारण ये रहेगा क्योंकि खरपतवार के द्वारा जितने भी क्वांटिटी में हम सब न्यूट्रिएंट की अप्लाई किए थे, वाटर की अप्लाई किए थे, स्पेस जो दिए थे, उन सबको प्रभावित कर देगा, जिससे फसल की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। यानी लो क्वालिटी का जो भी सीड्स हो, क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो लो क्वालिटी के ही होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की जो लागत है उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में जितने भी हमें एक एवरेज कास्ट लगाना था वो फसल प्रोडक्शन पे ही लगाते, फसल की जितनी भी आवश्यक कंपोनेंट्स है सब उनके लिए लगाते, लेकिन जब बीड्स आ गया तो उसके लिए खरपतवार नाशी यानी किसी भी बीडिसाइड का प्रयोग करेंगे और जो भी निकाई गुड़ाई की जाएगी उसकी खरपतवार की, तो थिंकिंग वगैरह ये सब हो जाएगा। तो इससे इंक्रीज कास्ट प्रोडक्शन यानी जो फसल लागत उत्पादन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एट हार्वेस्टिंग टाइम, यानी जब फसल की कटाई हो रही होगी तब भी समस्या आएगी, क्योंकि मेन फसल को हार्वेस्टिंग करते समय खरपतवार भी उसी के साथ हार्वेस्ट हो जाएंगे और उसके सीड्स फसल में मिल जाएंगे। तो ये थी प्रॉब्लम्स जो है खरपतवार से होने वाली, जिनके बारे में हम सब ने एक एक करके जाना। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीड। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र के आधार पर
खरपतवार का वर्गीकरण, कि कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट होती है, किनकी 2 साल में, और किनकी 2 साल से अधिक लगती है लाइफ साइकिल, यानी जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक ये लाइफ साइकिल में बात की जाएगी। तो हम लोग देखते हैं एनुअल्स यानी वार्षिक कौन कौन सी फसलें हैं, बीड्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है खरीफ सीजन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से ऐसे बीड्स हैं जो खरीफ सीजन में उगते हैं। तो पहला है इसमें अमरैंथस विरिडिस, यानी जिसे कहते हैं जंगली चौलाई, ये है खरीफ सीजन की पहला एग्जाम्पल। दूसरा है साइप्रस रोटंडस, जिसे मोथा कहते हैं, मोथा से हर कोई परिचित है। नेक्स्ट है रबी सीजन। रबी सीजन में कौन कौन से मुख्य खरपतवार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है चिनोपोडियम एल्बम, यानी बथुआ जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है एनागेलिस अर्बेनिस, जिसकी हिंदी नेम कृष्णनील होता है। नेक्स्ट है फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा कहते हैं, फ्लेरिस माइनर है। तो ये हो गए रबी सीजन के, और फ्लेरिस माइनर गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण वीड है, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट है जायद या समर सीजन की कौन कौन से खरपतवार हैं। तो पहला है अर्जिमोन मैक्सिकाना, यानी जिसे सत्यानाशी कहते हैं। और नेक्स्ट है कांग्रेस ग्रास, जिसे गाजर घास भी कहते हैं। तो ये हो गया जो है एनुअल्स में 3 मुख्य थे, खरीफ, रबी, जायद। इन सब के बारे में हम सबने जाना, कौन कौन से खरपतवार हैं उनके नाम जाने हम सब। नेक्स्ट है बाइनियल, यानी द्विवर्षीय जो है खरपतवार, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, जिसे कहते हैं गाजर घास, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। नेक्स्ट है सिरसियम बुल्गेरी, जिसे बुल्गेरी कहते हैं, ये है दूसरा। अब बात चलेगी नेक्स्ट पेरिनियल, यानी बहुवर्षीय फसल्स के बारे में, बहुवर्षीय बीड्स के बारे में, कौन कौन से बीड्स हैं। तो इसे मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी पहला है सिंपल पेरिनियल्स, दूसरा यानी सेकंड है बल्बोज पेरिनियल्स, एंड तीसरा एंड लास्ट यानी है क्रीपिंग पेरिनियल्स। तो इन तीनों में जानेंगे कौन कौन से हैं। पहला है सिंपल पेरिनियल्स में बात चलेगी, जिसका एग्जाम्पल है आइपोमिया कॉर्निया, जिसे मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लेंटाना कैमरा, जिसे लटजीरा कहते हैं। नेक्स्ट है, अब सेकंड स्टेप है बल्बोज पेरिनियल्स, यानी बल्बोज बहुवर्षीय में वाइल्ड ओनियन, पहला वाइल्ड ओनियन यानी जंगली जो है प्याज, ये हो गई। और नेक्स्ट बात करेंगे, और लास्ट जो है तीसरा यानी क्रीपिंग पेरिनियल्स, जो रेंगने वाले हैं, जैसे जमीन की सतह को स्पर्श करते हुए चलते हैं और एयर सरफेस में बिल्कुल नहीं आते, वो लैंड सरफेस पर ही टच रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है सोरघम हेल्पेंसे, यानी जिसे कहते हैं जॉनसन घास। नेक्स्ट एंड लास्ट है साइनोडॉन डेक्टिलॉन, हर कोई जानता है, धूप से परिचित है। तो ये थे मुख्य खरपतवार जिनको वर्गीकृत किया गया था लाइफ साइकिल के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ बीड। हम लोगों ने जाना बीड किसे कहते हैं, फादर ऑफ बीड साइंस, बीड शब्द किसने दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स हो गया है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। अब हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है मेथड ऑफ बीड कंट्रोल, यानी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें हम लोग जानेंगे कि विधियां हैं तो कौन कौन से ऐसे इसमें कंपोनेंट्स हैं या फैक्टर अप्लाई होंगे जो बीड को कंट्रोल करें। देखते हैं पहला फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम सब अप्लाई करेंगे समर प्लाउजिंग, यानी ग्रीष्म जुताई की, जिससे जितने भी खरपतवार के बीड्स जो सीड्स हैं जमीन में पड़े हुए हैं वो सनलाइट के माध्यम से और
हीट के द्वारा जो है गर्म होकर, या कहते हैं अत्यधिक उष्मा के कारण डेथ हो जाए, मर जाए, ये इसीलिए समर प्लाउजिंग की जाएगी। नेक्स्ट है हैंड बीडिंग। हैंड बीडिंग से तात्पर्य है निकाई करना। जैसे कोई फसल आपने लगाया है और उसमें अगर बीड्स उग आए हैं तो उनकी खुरपी की माध्यम से या खुरपी की मदद से जो है खरपतवार को निकाल लिया जाए, ये हो गया हैंड बीडिंग। नेक्स्ट है डिगिंग। पिट गड्ढे वगैरह खोदकर, जैसे जिस स्थान पर खरपतवार बहुत है और फसल नहीं लगी तो मिट्टी को उलट पुलट दें, ये हो जाएगा डिगिंग। नेक्स्ट है बर्निंग, यानी जो भी खरपतवार हम सब कलेक्ट कर रहे हैं उस खरपतवार को किसी एक निश्चित प्लेस पर ले जाकर जला दें, जिससे उसके सीड्स और जो भी उसके अवशोषी अंग हैं, या कहते हैं कल्चरल मेथड से तात्पर्य हम सब उन प्रैक्टिस को, कल्चरल प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे जिनसे जो है खरपतवार को नष्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो उनमें बात चलेगी फील्ड प्रिपरेशन, यानी भूमि जो है, क्षेत्र जो है उसकी तैयारी करेंगे। जो भी बीड्स वगैरह है पहले से ही खेत में उन्हें एकत्रित करके जला देंगे और फील्ड में इस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि जो भी सीड्स वगैरह हैं बीड के वो रिमूव किए जा सके, खत्म किए जा सके। नेक्स्ट है समर टिलेज, ग्रीष्म जुताई, अभी हम लोगों ने जाना समर प्लाउजिंग को। नेक्स्ट है इरिगेशन। प्रॉपर इरिगेशन करेंगे और ड्रेनेज की भी प्रॉपर फैसिलिटी रहनी चाहिए, जिससे कोई भी खरपतवार जो है एक दूसरे खेत से, जो भी खरपतवार के सीड्स हैं वो एक दूसरे के माध्यम से, या कहते हैं फ्लोटिंग के मेथड से एक दूसरे खेत में ना पहुंचे। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। फसल चक्र से तात्पर्य किसी भी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर फसलों को हेर फेर कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है, जिसमें हम सब अगर किसी भी फील्ड में खरपतवार अधिक हो रहे हैं तो उस क्षेत्र में क्रॉप रोटेशन को अप्लाई करेंगे, यानी फसल चक्र हो। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग मतलब ढकने वाली या कवर करने वाली क्रॉप्स। तो मल्चिंग क्रॉप्स से या मल्चिंग से तात्पर्य है उन फसलों की बुआई करेंगे जो भूमि को कवर किए रखें, खरपतवार को कम से कम मात्रा में उगने दें। ये हो गया मल्चिंग। और मल्चिंग में भी ये भी रहता है कि वो सॉइल मॉइस्चर को जो है मेंटेन रखे, बनाए रखें। नेक्स्ट है इंटरकल्टिवेशन। इंटरकल्टिवेशन से तात्पर्य जो भी मेन क्रॉप्स हम सब ले रहे हैं, फसल में बोए हुए हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रॉप्स को उगाएं जो जल्दी से मैच्योर हो जाए मेन क्रॉप्स के पहले ही, और उनकी निकाई गुड़ाई करते हुए जो भी खरपतवार खेत में हो रहे हैं उन्हें निकालते रहें। इंटरकल्टिवेशन। ये तो हो गया बात फिजिकल मेथड की और कल्चरल मेथड की। बात चलेगी केमिकल मेथड की या केमिकल कंट्रोल की। केमिकल मेथड से तात्पर्य है कि हम फसलों को कंट्रोल करने के लिए वह केमिकल या रसायन का प्रयोग करेंगे जो उस खरपतवार को नष्ट कर दे। तो जानेंगे इसमें केमिकल कंट्रोल में दो मुख्य हैं, पहला है प्री इमर्जेंस और दूसरा है पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस से तात्पर्य खरपतवार के सीड्स जो होते हैं उनकी जर्मिनेट होने के पहले ही कुछ ऐसे केमिकल्स का अप्लाई कर दें जिससे वो सीड्स जर्मिनेट होने तक या होने पर ही उनकी डेथ हो जाए, उसे कहते हैं प्री इमर्जेंस। इसमें हम लोग करेंगे पेंडिमेथिलीन और ब्यूटाक्लोर, इन सब का अप्लाई करेंगे प्री इमर्जेंस में। नेक्स्ट है पोस्ट इमर्जेंस। पोस्ट इमर्जेंस से तात्पर्य है कि खरपतवार के जो भी सीड्स हैं वो जमने के पश्चात, यानी भूमि की सतह से ऊपर आ जाने पर 2-4 पत्तियां निकल जाए उनमें, उस खरपतवार में, तब उन रसायनों का या केमिकलों का प्रयोग करेंगे, उसे पोस्ट इमर्जेंस कहते हैं, जिनमें है एट्राजीन। तो ये हो गया केमिकल्स कंट्रोल में प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल से तात्पर्य है किसी भी ऐसे हम लिविंग थिंग्स या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे जो खरपतवार को खत्म कर दे, उन जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में उनका अप्लाई करेंगे। जैसे है यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित सूक्ष्म जीव, जैसे इंसेक्ट हो गया, कुछ डिजीज ऑर्गेनिज्म हो गई, और हर्बीवोरस फिश हो गए, स्नेल्स, और कुछ कॉम्पिटिटिव प्लांट्स हैं जो बीड से ही कॉम्पिटिटिव करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, वो जो है खरपतवार को कंट्रोल करने में। जैसे पार्थेनियम बीटल्स का हम लोग अप्लाई करेंगे पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए, या कांग्रेस ग्रास को। तो ये था मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ बीड्स। तो हम सब ने जाना बीड मैनेजमेंट में जितने भी मुख्य फैक्ट थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो
तो दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।